इसकी छोटी छोटी आंखों में इसके गोल चेहरे पर 2 काली दर्जें मालूम होती थी। इंतहाई परेशानी झलक रही थी। इसने अपने होंठ सुकेड़ कर तबले वाले से कहा, साले मुझे रहने दे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द होता है? साले तूने आज फिर ईरानी पुलाव खाया होगा। मधुबाला ने बड़े दुख से सर हिलाया। हाँ, वही खाया था। क्यों खाता है साले? क्या करता? आज सिर्फ 3 जूते बनाए थे। एक और लड़के ने, जो उम्र में इनसे बड़ा मालूम होता था, जिसकी थोड़ी पर थोड़ी दाढ़ी उगी थी और कनपटियों के बाल रुखसारों की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी नाक खुजाते हुए कहा, अबे मधुबाला, उठ, मैदान में दौड़ लगा। चल, मैं तेरे साथ दौड़ता हूँ। 2 चक्कर लगाने से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं बे, रहने दे। नहीं बे साले, उठ, नहीं तो एक झापड़ दूंगा। मधुबाला ने हाथ जोड़कर कहा, कुकू रहने दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ये पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उठ बे, क्यों हमारी संगत खराब करता है? कुकू ने हाथ बढ़ाकर मधुबाला को उठाया और दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चक्कर लगाने लगे। पहले तो मैं थोड़ी देर तक इनको दौड़ते हुए लड़कों को देखता रहा। फिर जब मेरे करीब बैठे हुए लड़के ने सर खुजा के कहा, साली क्या मुसीबत है ईरानी पुलाव, खाओ तो मुसीबत, ना खाओ तो मुसीबत। मैंने कहा, भाई पुलाव तो बड़े मज़े की चीज़ है, इसे खाने से पेट में दर्द क्यों होता है? मेरी बात सुनकर वो सब हंसे। एक लड़के ने, जिसका नाम बाद में मुझे कुलदीप कौर मालूम हुआ और जो इस वक्त एक फटी हुई निकर पहने था, मुझसे हंसकर कहा, मालूम होता है कि तुमने ईरानी पुलाव कभी नहीं खाया। कुलदीप कौर ने अपने बटन खोलते हुए मुझे बताया कि ईरानी पुलाव इन लोगों की ख़ास इस्तिलाह है। इसे ये लोग रोज़ रोज़ नहीं खाते, लेकिन जिस दिन जिस लड़के ने जूते कम पॉलिश किए होते हैं या जिस दिन इनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, उस दिन इसे ईरानी पुलाव ही खाना पड़ता है। और ये पुलाव सामने के ईरानी रेस्टोरेंट से रात 12 बजे के बाद मिलता है। जब सब गाहक खाकर चले जाते हैं, दिन भर में जो लोग डबल रोटी के टुकड़े अपनी प्लेटों में छोड़ जाते हैं, डबल रोटी के टुकड़े, गोश्त और हड्डियाँ छिछोड़ी हुई, चावल के दाने, ऑमलेट के रेज़े, आलूओं के कतले, ये सारा जूठा खाना एक जगह जमा कर लिया जाता है और इसका एक मलगूबा तैयार कर लिया जाता है। और ये मलगूबा 2 आने प्लेट के हिसाब से बिकता है। पीछे किचन के दरवाजे पर इसे ईरानी पुलाव कहा जाता है। इसे आमतौर पर इस इलाके के गरीब लोग भी नहीं खाते। फिर भी 200-300 प्लेटें बिकी जाती हैं। ख़रीदारों में ज़्यादातर जूते पॉलिश करने वाले, फर्नीचर धोने वाले, ग्राहकों के लिए टैक्सी लाने वाले होते हैं, या आसपास की बिल्डिंगों के बेकार नौकर या ज़ेरे तामीर बिल्डिंगों में काम करने वाले मजदूर भी होते हैं। मैंने कुलदीप कौर से पूछा, तुम्हारा नाम कुलदीप कौर क्यों है? कुलदीप कौर ने अपनी शर्ट उतार दी और अब वो बड़े मज़े से लेटा हुआ अपना स्याह पेट सहला रहा था। वो मेरा सवाल सुनकर वहीं घास पर लोटपोट हो गया। फिर हंसकर एक साथी से कहने लगा, ज़रा मेरा बक्सा लाना। साथी ने कुलदीप कौर का बक्सा ला कर दिया। कुलदीप कौर ने यह बक्सा खोला। इसमें पॉलिश का सामान था। पॉलिश की डिब्बियों पर कुलदीप कौर की तस्वीरें बनी हुई थी। फिर इसने अपने एक साथी से कहा, तू भी अपना बक्सा खोल। इसने भी अपना बक्सा खोला। इस बक्स में पॉलिश की जितनी भी छोटी बड़ी डिब्बियाँ थीं, इन पर नरगिस की तस्वीरें थीं, जो रिसालों और अखबारों के सफ़ों से काट कर लगाई गई थीं। कुलदीप कौर ने कहा, यह साला नरगिस पॉलिश मारता है, वो नमी को वो सुरैया का। हम जितना पॉलिश वाला है, किसी न किसी फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर काटकर अपने डब्बों पर लगाता है और इसका पॉलिश मारता है। क्यों? साला गाहक इन बातों से बहुत खुश होता है। हम इससे बोलता है, साहब कौन सा पॉलिश लगाऊं? नरगिस के, सुरैया के, मधुबाला। फिर जो गाहक जिस फिल्म एक्ट्रेस को पसंद करता है, इसका पॉलिश मांगता है, तो हम इसको इस लड़के के हवाले कर देता है, जो नरगिस का पॉलिश या निम्मी का या किसी दूसरी एक्ट्रेस का पॉलिश मारता है। हम 8 लड़के हैं, इधर सामने चर्च गेट पर से बस स्टैंड के पीछे बैठते हैं। जिसके पास जिस फिल्म एक्ट्रेस का पॉलिश है, वही इसका नाम है। इसी से हमारा धंधा बहुत अच्छा चलता है और काम करने में भी मज़ा आता है। मैंने कहा, तुम इधर बस स्टैंड के नीचे फुटपाथ पर ईरानी रेस्टोरेंट के सामने बैठे हो, तो पुलिस वाला कुछ नहीं कहता? कुलदीप कौर औंधे मुँह लेटा हुआ था। अब सीधा हो गया। इसने अपने हाथ के अंगूठे को एक उंगली से दबा के इसे यकायक एक झटके से यूं नचाया जैसे फ़ज़ा में अठन्नी उछाल रहा हो। बोला, वो साला क्या कहेगा? इसे पैसा देता है और यहाँ इस मैदान में जो सोता है, इसका भी पैसा देता है। पैसा? इतना कहकर कुलदीप कौर ने फिर अंगूठे से ख्याली अठन्नी हवा में उछाली और फिज़ा में देखने लगा और फिर दोनों हाथ खोलकर देखा, मगर दोनों खाली थे। कुलदीप कौर बड़ी मज़ेदार तलखी से मुस्कुराया। इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप औंधा लेट गया। नरगिस ने मुझसे पूछा, तुम इधर दादर में पॉलिश मारता हो? मैंने तुमको
यज़दा होटल के सामने शायद देखा है। मैंने कहा हाँ, मुझको भी एक तरह का पॉलिश वाला ही समझो। एक तरह से क्या? कुलदीप कौर उठकर बैठ गया। इसने मेरी तरफ घूर कर देखा। साला सीधे सीधे बात करो ना, तुम क्या काम करता है? इसने साला कहा। मैं खुश हुआ। कोई और कहता तो मैं इसे एक जड़ देता, मगर जब इस लड़के ने मुझे साला कहा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ साला गाली का लफ्ज़ नहीं था, बरादरी का लफ्ज़ था। इन लोगों ने मुझे अपनी बरादरी में शामिल कर लिया था। इसलिए मैंने कहा, भाई एक तरह से मैं भी पॉलिश वाला हूँ, मगर मैं लफ्ज़ पॉलिश करता हूँ और कभी कभी पुराने मैले चेहरों को खुरच कर देखता हूँ कि इनकी बोसीदा तहों में क्या है। नरगिस और निम्मी एक बोल उठे। तू साला फिर गड़बड़ घोटाला करता है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता क्या काम करता है? मैंने कहा, मेरा नाम भूषण है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, अखबारों में लिखता हूँ। ओह, तू बाबू है, निमी बोला। निमी एक छोटा सा लड़का था, यहाँ दायरे में जितने लड़के थे इन सब से छोटा था, मगर इसकी आंखों में जहानत की तेज़ चमक थी, और चूंकि वो अखबार भी बेचता था इसलिए इसे मुझ में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। इसने मेरे करीब आकर कहा, कौन से अखबारों में लिखते हो? फ्री प्रेस, सेंट्रल टाइम्स, क्रॉनिकल, मैं सब अखबारों को जानता हूँ। वो बढ़कर मेरे करीब आ गया। मैंने कहा, मैं शाहराह में लिखता हूँ। शाहराह? कौन न्यूज़ पेपर है? दिल्ली से निकलता है? दिल्ली के छापे खाने से? ओह, निम्मी की आंखें मेरे चेहरे पर फैल गईं। और अदब लतीफ़ में लिखता हूँ, मैंने रोब डालने के लिए कहा। कुलदीप कौर हंसने लगा। क्या कहा? बदबे खलतीफ़ में लिखता है? साले ये तो किसी इंग्लिश फिल्म एक्ट्रेस का नाम मालूम होता है, बदबे खलीफ। अबे निमी, तू अपना नाम बदल के बदबे खलतीफ़ रख ले, बड़ा अच्छा नाम मालूम होगा। वो हंसने लगा। सब लड़के हंस चुके तो मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, बदबे खलतीफ़ नहीं, अदबे लतीफ़, लाहौर से निकलता है, बहुत अच्छा पेपर है। नरगिस ने बेपरवाही से सर हिलाकर कहा, हाँ साले, होगा अदबे लतीफ़ ही होगा, हमको क्या, हम इसको बेचकर इधर पैसा थोड़ी कमाते हैं, बस तकरीबन इतना ही जितना तुम्हें मिलता है। अक्सर कुछ भी नहीं मिलता। जब मैं लफ्ज़ों पर पॉलिश कर चुका हूँ तो अखबार वाले शुक्रिया कहकर मुफ्त ले जाते हैं और अपने रिसाले या अखबार को चमका लेते हैं। तू खाली मगजमारी क्यों करता है? हमारी तरह पॉलिश क्यों नहीं करता? सच कहता हूँ, तू भी आ जा हमारी बरादरी में, बस तेरी ही कसर थी, और तेरा नाम हम बदबे खलतीफ़ ही रख देंगे। ला हाथ। मैंने कुलदीप कौर से हाथ मिलाया। कुलदीप कौर कहने लगा, मगर 4 आने रोज़ पुलिस वाले को देने पड़ेंगे, और अगर किसी दिन 4 आने ना हुए तो हमको मालूम नहीं, किसी से मांग, चोरी कर, डाका डाल, मगर संतरी को 4 आने देने पड़ेंगे और महीने में 2 दिन हवालात में रहना पड़ेगा। अरे वो क्यों? ये हम नहीं जानते। संतरी को हम हर रोज़ 4 आने देते हैं, हर एक पॉलिश वाला देता है, फिर भी संतरी हर महीने में 2 दफ़ा हमको पकड़ के ले जाता है, ऐसा इसका बाकायदा है। वो बोलता है, हम क्या करें? मैंने कहा, अच्छा 2 दिन हवालात में भी रह लेंगे। और कुलदीप कौर ने कहा, तुमको महीने में 1 बार कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तुम्हारा चालान होगा कमेटी के आदमी की तरफ से, तुमको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, 2 रुपये या 3 रुपये वो भी तुमको देना पड़ेंगे। वो क्यों? जब मैं 4 आने संतरी को देता हूँ फिर ऐसा क्यों होगा? अरे यार, संतरी को भी तो अपनी कारगुजारी दिखानी है कि नहीं? तू समझता ही नहीं है साले बदबे खलतीफ़। मैंने आंख मार कर कुलदीप कौर से कहा, साले सब समझता हूँ। हम दोनों हंसने लगे। इतने में मधुबाला और कुकू दोनों मैदान का चक्कर लगाकर पसीने में डूबे हुए वापस आ गए। मैंने मधुबाला से पूछा, तुम्हारा पेट का दर्द गायब हो गया? मधुबाला, दर्द तो गायब हो गया, मगर अब भूख बड़े जोर से लगी है। नरगिस ने कहा, और मुझे भी। तो क्या फिर ईरानी पुलाव आएगा? फिर पेट में दर्द होगा, फिर मैदान के चक्कर और फिर भूख? कुलदीप कौर ने बड़ी तल्खी से कहा। नम्मी ने कहा, मैं 2 पैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा, 1 आना मेरी तरफ से। सब मिलकर 4 आने हुए। निम्मी को ईरानी पुलाव लाने भेजा गया कि सबसे छोटा वही था। फिर ईरानी रेस्टोरेंट का बावर्ची इसे पसंद भी करता था। मुमकिन है निम्मी को देखकर 4 आने में 2 प्लेटों की बजाय 3 प्लेटें या कम से कम 3 प्लेटों का माल मिल जाए। जब निम्मी चला गया तो मैंने पूछा, क्या तुम लोग हर रोज़ यहीं सोते हो? मधुबाला के सिवा और सब यहीं सोते हैं, कुकू ने कहा। मधुबाला अपने घर जाता है, मगर आज नहीं। मैंने मधुबाला से पूछा, तुम्हारा घर है? हाँ साईं, मैं एक झोपड़ा हूँ, मेरा एक झोपड़ा है, मैं वहाँ रहती है। और बाप? मधुबाला ने कहा, बाप का मुझे क्या पता, होगा साला सामने वाली किसी बिल्डिंग का सेठ। यकायक सब चुप हो गए, जैसे किसी ने इनके चेहरे पर चपेट मार दी हो।
लड़के जो बेआसरा थे, बेघर थे, बेनाम थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना आने वाली मोहब्बत को फिल्मी गानों से भरने की कोशिश की थी। तेरा मेरा प्यार हो गया, किधर है तेरा प्यार? ऐ मेरे बाप, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे भाई, तू कौन है? तू कौन था? किस लिए तू मुझे इस दुनिया में ले आया और इन सब बेरहम इमारतों के टैक्स ज़दा फुटपाथों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया? एक लम्हे के लिए इन लड़कों के फरियादी चेहरे किसी नामालूम डर से खौफज़दा हो गए और बड़ी सख्ती से उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया, जैसे कहीं से इन्हें आसरा न मिला। जैसे शहर की हर बड़ी इमारत, हर फुटपाथ और हर चलने वाले कदम ने इन्हें ठुकरा दिया और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो रात की तारीकी में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। मुझे वो ऐसे ही खौफज़दा और मासूम मालूम हो रहे थे जैसे भोले भाले बच्चे किसी ना मालूम बेकनार जंगल में खो जाएं। इसीलिए कभी कभी एक शहर मालूम नहीं होता है, जिसमें माशरे की बेनाम औलाद सड़कों की भूल भुलैयों में अपना रास्ता टटोलती मालूम होती है, और जब रास्ता नहीं मिलता तो आंखें बंद करके एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। फिर मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, बम्बई एक जंगल नहीं है, शहर है। लोग कहते हैं इसकी एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसकी एक हुकूमत है, एक निज़ाम है, इसकी गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, दुकानें हैं, रास्ते हैं और घर हैं, और ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक महज़्ज़ब और मुतमद्दन शहर में चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। ये सब मैं जानता हूँ, इसके रास्ते और घरों को पहचानता हूँ, इनकी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, लेकिन इस इज़्ज़त और एहतराम, इस मोहब्बत के बावजूद मैं क्यों देखता हूँ कि इस मुंबई शहर में कितनी ही गलियाँ ऐसी हैं जिनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कितने ही रास्ते ऐसे हैं जो किसी मंजिल को नहीं जाते, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए कोई घर नहीं है। यकायक इस खामोशी को निमी ने तोड़ दिया। वो भागता हुआ हमारे सामने आ गया। इसके हाथ में ईरानी पुलाव की 3 प्लेटें थीं, इनसे गरम गरम सूंधा सूंधा धुआं उठ रहा था। जब इसने प्लेटें लाकर घास पर रख दी तो हमने देखा कि निम्मी की आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ? कुलदीप कौर ने पूछा। निम्मी ने गज़बनाक लहजे में कहा, बावर्ची ने बड़े ज़ोर से यहाँ काट खाया। निम्मी ने अपना बायां रुखसार हमारी तरफ कर दिया। हमने देखा बाएं रुखसार पर बहुत बड़ा निशान था। कुलदीप कौर ने बावर्ची को गाली देते हुए कहा, हरामज़ादा। मगर इसके बाद वो सब लोग ईरानी पुलाव पर टूट पड़े।